अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वंडरफुली फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 43। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली। लाइट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, सो आई हैव टू चेंज प्लेसेस। तो इंटरनेट की वजह से जो है आई हैड टू डिले द क्लास। तो सॉरी फॉर दैट। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ मुझे बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। अटेंडेंस लिंक में शेयर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? ओके, क्लियर है। ठीक है, चलें आप लोग जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? ठीक है। फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं फिर। अटेंडेंस सारे लगा लें प्लीज अपनी। एक। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है एडजस्टमेंट लेयर्स पे और बैकग्राउंड एडजस्टमेंट लेयर्स जो हमने कल कंटिन्यू की हुई थी। और फिर हम बैकग्राउंड रिमूवल देखेंगे कि लेयर मास्क के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं, और क्विक सिलेक्शन थ्रू के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट टूल्स, हम लोग पहले ज़रा बैकग्राउंड रिमूवल को देखेंगे क्योंकि वो हमने लेटेस्ट टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज लेकर आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये इमेज है। ठीक है। और एक हमारे पास कोई और इमेज आप ले आए, फॉर एग्जांपल ये इमेज है। ठीक है। ये दो हमारे पास इमेजेस हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो सिलेक्शन टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले सिलेक्शन टूल्स पढ़े हैं, लेसो, पॉलीगॉन, मैग्नेटिक, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल। और यहाँ पे हम लोगों ने खैर इसको रहने दें, ये क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं था। आई डोंट नो, मेरे जो पुराने सॉफ्टवेयर उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है ड्राइव में, तो इसलिए वो ऑन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए नया है। तो ये वाला आप लोगों के पास टूल नहीं होगा, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दो टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड, ये तो आपके पास शो हो रहे होंगे। तो मैजिक हम मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो दो किस्म के होते हैं। एक बैकग्राउंड होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड एज इन, यानी वो उसमें कलर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें शेड्स ज़्यादा होते हैं, उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर, ऑलराइट। सो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरे इस किस्म के बैकग्राउंड होते हैं जो कि सिंपली एक कलर के होते हैं, जिसमें इतना कुछ नहीं चल रहा होता और वो इजीली रिमूव होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये दो टूल हैं, एक मैजिक वॉन्ड है और एक क्विक सिलेक्शन है। बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जब हम बात करेंगे तो इन दो टूल्स का काफी ज्यादा रोल होगा आप लोग की फोटोशॉप के यानी डिजाइनिंग में। ऑलराइट। सो अगर मैंने अब कब मैंने कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड पे कौन सा टूल यूज करना है और नॉन कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड पे कौन सा टूल यूज करना है, तो ये मैं लास्ट से लास्ट क्लास में बताया था
कि जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड होते हैं इस तरह के, उसमें हम मैजिक वॉन्ड टूल यूज करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल किस तरह काम करता है? बेसिकली ये एक कलर को पकड़ लेता है, ठीक है, और एक कलर को पकड़ के डिलीट कर देता है, जिस तरह भी आप चाहें। यहाँ पे मैं लेयर्स के ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको प्लीज अनलॉक जरूर कर लीजिएगा, जब भी किसी भी लेयर में कोई काम करना है उसको अनलॉक जरूर करना है आपने। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई तुम मुझे एक ऐसा बैकग्राउंड दे दो जो कि एक एक ही कलर पे मुश्तमिल हो, यानी एक कलर, या अगर दो कलर्स, जिस तरह ये दो कलर्स हैं लेकिन ये दोनों सेम कलर्स हैं, यानी दोनों पर्पल के ही शेड हैं, तो वो कहता है इस तरह का बैकग्राउंड हो तो मैं मजे से जो है आपका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा एक ही क्लिक पे। तो आप इन्हें एक ही क्लिक किया, ये देखिए अभी सारी सिलेक्शन हो गई, यानी ये बैकग्राउंड की सिलेक्शन हुई है। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूं तो ये देखें ये रिमूव हो गया, यानी ये अंदर से ये हमने नहीं किया, इसको सिलेक्ट करना पड़ना है, लेकिन काफी जो पूरा बैकग्राउंड था वो सारा रिमूव हो गया। अभी हमने अंदर से जो है वन बाय वन सेलेक्ट करके इस तरह ये रिमूव करना है। तो एक ये सिंपल तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, आप इस तरह बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से। ये कौन से बैकग्राउंड पे इफेक्टिवली काम करता है? जिसमें कलर्स कम हो, जिसमें कलर्स कम हो, जिसमें इंडिविजुअल सॉलिड कलर्स हो, इसको हम सॉलिड कलर्स कहते हैं, यानी एक ही कलर पैलेट चल रहा है। ये अब और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। वाइट बैकग्राउंड के साथ जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिमूव होते हैं, यानी यहाँ पर पीछे आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये लोगो है मेरे पास, तो ये लोगो है, इसको अगर मैं इसका पीछे वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो ये सिंपली एक क्लिक में हो जाएगा। ठीक है, सिंपली एक क्लिक में ये पूरा वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और ये देखें आपको पूरा वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कुछ एरियाज रह जाते हैं, जिस तरह ओ है उसके अंदर हिस्सा रह जाता है, तो उसको आप बाद में सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और ये मैं बेसिकली डीसेलेक्ट किससे कर रहा हूँ, यानी ये आप जब देखते हैं, आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, तब भी ये मार्चिंग एंड्स नहीं जाती। तो ये इसका खत्म करने का तरीका है कंट्रोल+D। तो जी से वही, जी से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, यानी जिस तरह इलिस्ट्रेटर में करते हैं जूम इन जूम आउट, एग्जैक्टली वही चीज है। इसको सिलेक्ट करें, इसको डिलीट किया, कंट्रोल+D। अब ये देखिए ये सिंपल बैकग्राउंड था हमारे पास, इसलिए बड़ी आसानी से जो है मैजिक वॉन्ड टूल से डिलीट हो गया। अब इसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन टूल से, तो हमें शायद थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह पूरा फेरेंगे, ठीक है, देखिए सही नहीं हुआ, कुछ एरियाज डिलीट हो गए, कुछ एरियाज रह गए। तो जहाँ पे इस तरह के सिंपल बैकग्राउंड होते हैं वहां पे क्या याद रखना है कि मैजिक वॉन्ड टूल काम करेगा, और जहां पर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स होते हैं वहां पर मैजिक वॉन्ड टूल को देखते हैं किस तरह काम करता है। इतना इफेक्टिवली नहीं करेगा, छोटी छोटी चीजें सेलेक्ट करेगा, इस तरह सिलेक्शन करेगा। अब इस तरह तो नहीं मजा आता ना किसी चीज को रिमूव करने में, यानी बड़ी अजीब लगती है। कंक्रीट रिमूवल होना चाहिए कि पता लगा अब ये चीज इस तरह रिमूव हुई है, नाउ इट्स लुकिंग रियली बैड। यहाँ पे क्यों इस तरह ये एक्ट कर रहा है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे क्यों इस तरह ये एक्ट कर रहा है मैं बताता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल कहता है कि यहाँ पर जब आप मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करते हो तो वो ये कहता है कि यहाँ पर उसका टॉलरेंस लेवल है, यानी बर्दाश्त का लेवल है 32। अब ये टॉलरेंस लेवल क्या होता है? अब वो देखें, मैंने इस पे टॉलरेंस लेवल पे ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? सेट रेंज व्हेन सैम्पलिंग कलर्स। बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल कह रहा है कि तुम अगर मेरा टॉलरेंस लेवल 1 रखोगे तो मैं सिर्फ एक ही कलर शेड पिक करूंगा, ठीक है। अगर आप मेरा टॉलरेंस लेवल 10 रखोगे तो मैं एक ही कलर के 10 कलर शेड्स जो उससे मिलते जुलते होंगे वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे 32 पे रखोगे तो मैं एक ही कलर के 32 शेड्स जो बन रहे होंगे उनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जब आप टॉलरेंस लेवल बढ़ाते जाते हो उसकी रेंज ऑफ सैम्पलिंग कलर्स वो बढ़ती जाती है। अब व्हाइट कलर किसके साथ क्लोज है? ग्रेज के साथ, बेज लाइट कलर के साथ, लाइट बेबी पिंक्स के साथ, ठीक है।
तो अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जिसमें यानी हम कोई कलर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शायद यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये है। अब ये काइंड ऑफ वाइट और ये वाला जो कलर है ये काइंड ऑफ लाइट कलर्स हैं। अगर मैं वैसे मैजिक वॉन्ड टूल अप्लाई करता हूँ 32 पे तो ये वाइट को ही सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका लेवल ज्यादा कर देता हूँ 100, तो आप देखिएगा कि वाइट के अलावा इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेगा, शायद इस एरिया को भी सिलेक्ट कर ले, ये देखें इस एरिया को भी इसने सिलेक्ट कर लिया। और ये देखें यहाँ से इस एरिया को भी रिमूव कर दिया, इस प्लेट को भी रिमूव कर दिया, जिनका एग्जैक्टली वाइट कलर नहीं था। इसका यानी प्लेट का थोड़ा सा ब्राउन कलर था, इसका थोड़ा सा पिंकी वाइट कलर था। बताने का मकसद है हमने उसका टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ा दिया अब उसको वाइट की, उसको से लग रहा है सब ही वाइट है, यानी वो सबको टॉलरेट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ या 5 करता हूँ तो फिर देखिएगा बड़ी ये सिलेक्टिव सिलेक्शन करेगा, फिर ये इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा हो, फिर उससे सिर्फ वाइट को सिलेक्ट किया। तो ये टॉलरेंस लेवल होता है बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल का, जो कि आप लोग ने अपने जहन में रखना है। इसको हमने लास्ट क्लास में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सके थे, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से डिटेल में बता रहा हूँ। दिस इज हाउ मैजिक वॉन्ड टूल वर्क्स। इसकी जो टॉलरेंस लेवल है वो बेसिकली आपको अलाउ करती है कि कितने ज्यादा आप सैंपल कर सकें। अगर तो फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स में जाकर मैं टॉलरेंस लेवल, आप कहते हैं सर आप ज्यादा कर देना, अगर रिमूव नहीं होता तो चलो जी ज्यादा कर दिया 70 कर दिया, फिर भी वो समझ नहीं आएगा कि किसे सेलेक्ट करेगा। अब ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो अब वो टॉलरेंस लेवल उसका इतना ज्यादा कर दिया अब सबको ही सिलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड में मैजिक वॉल टूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल टूल है। सिंपल बैकग्राउंड्स में क्विक सिलेक्शन टूल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो दोनों टूल्स जो है स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके पास मुश्किल बैकग्राउंड है तो आप यूज करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये देखें, ये उस तरह की सिलेक्शन नहीं कर रहा, स्ट्रेट सिलेक्शन कर रहा है एजेस के बेसिस पे, जो उसको एजेस मिल रहे हैं डिफाइंड एजेस उसके बेसिस पे। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, प्लस के माइनस के, आप माइनस सिलेक्शन कर सकते हैं, आप दोबारा से ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये ब्रश ब्रश आ रहा है बेसिकली। ये क्विक सिलेक्शन टूल जो है एक ब्रश आपसे आपका बन जाता है, यानी एक एज अ ब्रश आप इसको यूज कर रहे होते हैं, फेर रहे होते हैं इसके ऊपर, क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, फेर रहे हैं, एज अ ब्रश फेर नहीं रहे होते जिस तरह कैनवस पर। तो ये उन्होंने कहा है कि अगर आप इसकी क्या कहते हैं हार्डनेस थोड़ी सी अगर आप कम कर देंगे तो आपकी सिलेक्शन इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगी। हार्डनेस इसकी कम कर देंगे तो आपकी सिलेक्शन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगी। इसकी हार्डनेस में अगर मैं कम कर देता हूँ तो अब सिलेक्शन देखें थोड़ी सी मिनिमल हो रही है। अभी देखें एज बन गया यहाँ पर, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव सिलेक्शन नहीं कर रहा। तो ये हार्डनेस का बेसिकली इससे ताल्लुक होता है। साइज आपका बेसिकली ब्रश का साइज होता है। अब ये चीज़ें आप लोग सिंपली राइट ब्रैकेट की, ये जो ब्रश साइज है ना, ये राइट ब्रैकेट की और लेफ्ट ब्रैकेट की नहीं है आपके पी के साथ कीबोर्ड पर, उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। वॉइस के आगे सो ये आप साइज चेंज कर सकते हैं, राइट ब्रैकेट सी से ये बड़ा कर सकते हैं, लेकिन दबा इसको प्रेस कर रहा हूँ तो इसको रिप्रेस कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं, ये आप लोग अगर देख लें। उसके अलावा ये एनहांस एज का ऑप्शन है, इसको भी आप चेक करके देख लेते हैं। अगर एनहांस एज के ऑप्शन में हमें, क्योंकि ये बेसिकली एजेस के बेसिस पे सिलेक्शन करता है, देखते हैं कहाँ पे एजेस बन रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं ये यहाँ पर क्यों इसको ये सेलेक्ट कर रहा है सारे को। आप अगर क्लोजली देखें तो ये व्हाइट कलर पड़ रहा है, इस पे भी व्हाइट कलर पड़ रहा है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा फिर आपको दोबारा से जो है ना इस पे अप्लाई करना पड़ता है, ब्रश साइज छोटा करके। ठीक है, आप लोग क्लोजली थोड़ा सा अप्लाई करें। ये बड़ा केयरफुल सिलेक्शन का होता है कि आपने किस तरह ये केयरफुली सिलेक्ट करना है किसी भी एरिया को। अब थोड़ा बेहतर है। तो इस तरह आपको बैक एंड फोर्थ जाकर एक दफा देखना होता है।
एक और तरीका है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल से यहाँ से ना इस एरिया को सेलेक्ट किया, ये एरिया बार बार सेलेक्ट हुए जा रहा है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ये भी बार बार फिश सेलेक्ट हुए जा रही है। तो एक और तरीका ये है कि आप बजाय बार बार इस तरह क्लोज जाकर जो है ना यानी माइनस सेलेक्ट करके फिर इसको डीसेलेक्ट करें, और ये एक थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है। एक और तरीका इस फोटोशॉप ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और वो है बेसिकली क्या कहते हैं, वो भी लेयर मास्क की तरह ही है काइंड ऑफ, उसमें भी ब्लैक और वाइट कलर का रोल है। उसको हम कहते हैं क्यू मोड है हमारे पास वो, यानी अगर आप अपने कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज जो है इस तरह की कुछ हो जाएगी। क्यू प्रेस किया तो आपकी इमेज इस तरह की हो जाएगी, रेड एंड नॉर्मल इमेज। दोबारा क्यू प्रेस करेंगे तो दोबारा उस तरह हो जाएगी। नाउ व्हाट डज दिस क्यू मीन्स, इसको जरा आप लोग ने जरा केयरफुली सुनना है। इस क्यू को जब मैं दबाता हूं तो वो मुझे ये बताता है कि अच्छा आपकी इस इमेज में ये जो लाल वाला हिस्सा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपका नॉन सेलेक्टेड है, और ये जो मैं नीला वाला हिस्सा जितना भी आपको यानी नॉर्मल इमेज जो नजर आ रही है, दैट मीन्स कि वो आपकी सारी सेलेक्टेड है। तो अब इसके ये दिखाने का मकसद क्या है, इसको हम किस तरह बेसिकली अपनी सिलेक्शन को इस मोड को यूज करते हुए अपनी सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग याद होगा कल हम लोग ने लेयर मास्क पढ़ा जिसमें हम लोग ब्रश का इस्तेमाल कर रहे थे, बी फॉर ब्रश, ठीक है, और हम ब्लैक और वाइट कलर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस मोड पे भी, यानी इस मोड में भी हम लोग कुछ इसी तरह का ही काम करेंगे, ब्लैक और वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे क्यू मोड में। किस तरह, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाइट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और व्हाइट अगर मैं इस इमेज के ऊपर फेरता हूँ तो भाई ये रेड से खत्म हो रही है और इसके ऊपर से रेड खत्म हो रहा है। अच्छा, रेड की निशानी क्या है और नॉर्मल की निशानी क्या है, अगेन मैं बता दूं। रेड की निशानी ये है कि आपकी इमेज डी सेलेक्टेड है, यानी आपकी इमेज का ये वाला हिस्सा सेलेक्टेड नहीं है, और नॉर्मल इमेज की जो दिख रही है उसकी निशानी ये है कि आपकी वो वाला हिस्सा इमेज का सेलेक्टेड है। तो जब मैं ये व्हाइट कलर फेर रहा हूं दैट मीन्स कि ये इमेज को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि रेड कलर हटा रहा है तो ये इमेज को सेलेक्ट कर रहा है। निशानी अभी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं क्यू दोबारा दबाता हूं तो अब देखें यहां से ये एरिया सारा सिलेक्टेड हो गया, है ना। मजे की चीज, यानी आप अपनी सिलेक्शन को रिफाइन, इसको हम कहते हैं क्यू मोड, बेसिकली हम लोग अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करते हैं, हम लोग अपनी सिलेक्शन को मजीद एक्यूरेट करते हैं, हम लोग अपनी सिलेक्शन को मजीद इस तरह करते हैं कि वो ज्यादा जो है एक्यूरेट हो, एज टू एज हो। तो फिर जब हम इस ब्रश की मदद से, या कोई और टूल भी हो सकता है, यानी ब्रश की मदद से नहीं, आप फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्शन करके देखते हैं हम इसमें होती है, सिलेक्शन करके आप कुछ ऐड कर दें कलर्स, उससे भी हो सकता है। सो बताने का आप लोग को मकसद ये कि ये क्यू मोड क्या चीज दिखा रहा है। क्यू मोड जो है ये कह रहा है कि भाई अगर आप क्यू मोड ऑन करके ब्लैक कलर फेरोगे ना तो आपका वो एरिया, अगर मैं ब्लैक कलर फेरता हूँ तो आपका वो एरिया डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी इस डॉल्फिन में मैं ब्लैक कलर फेर देता हूँ सारा, ये जहां जहां आपको रेड नजर आ रहा है ना इस पे भी। अब ये मैं अगर क्यू दबाता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ से डी सिलेक्टेड होगा, ये देखें, ये सिलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। अगर मैं रिमूव करता हूं तो देखें ये रह गया आपका, बाकी रिमूव हो गया। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, यानी थोड़ा सा एक आइडिया, जनरल आइडिया क्लियर हुआ है कि क्यू मोड हम क्यों यूज कर रहे हैं, और इसमें रेड का क्या मतलब है और नॉर्मल इमेज का क्या मतलब है। यानी इसको आप डिलीट करने से पहले जितनी मर्जी दफा यूज करें अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करने के लिए। मैं अब इसमें ब्लैक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इधर वाइट ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ये एरिया मैंने सेलेक्ट करना था। अभी देखें मैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन रिफाइन कर सकता हूँ प्रॉपर। ब्रश का आपको बस इस्तेमाल आना चाहिए, और सिंपल से इस्तेमाल है ब्रश का। बिल्कुल आप अपनी जो है ना क्या कहते हैं हार्डनेस को जो है वो 30 से 50% पे रखें। साइज आप चेंज करते रहा करें, जो जो भी आपका जो है जहां पर भी आप यूज करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप साइज अप एंड डाउन कर सकते हैं।
ये टाइम टेकिंग है, इसको बड़ा केयरफुली आप इस तरह, अब ये देखें ये फिश आपकी डीसेलेक्टेड हो गई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्यू मोड। मजीद आप ये देखें, ये थोड़ा सा एरियाज का रह गया, इस पे अब मैं रेड पेंट फेरूंगा। अगर आपको लग रहा है रेड पेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है अपनी सॉफ्टनेस की वजह से, तो आप इसकी हार्डनेस बढ़ा सकते हैं ताकि आपको मजीद एक्यूरेट रिजल्ट्स दें। टाइम टेकिंग है बहुत, आई नो, लेकिन ये आपकी सिलेक्शन को इतना ज़्यादा रिफाइन कर देता है कि आपकी फिर परफेक्ट सिलेक्शन होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड्स में ये वाला मोड काफ़ी अच्छा काम करता है। अब यहाँ से देखिएगा मैं करूँगा, ये एरिया सारा मैंने सेलेक्ट करना है, यानी ये समंदर वाला और ये डॉल्फिन को डीसेलेक्ट रखना है। अब मैं ये वाइट कलर इस पे आराम आराम से फेरता जाऊँगा यहाँ से। अगर आपका गलती से वो सेलेक्ट हो भी जाता है डॉल्फिन, तो आप उसको फिर वो कर सकते हैं, यानी यानी गलती से ये हो गया तो उसको दोबारा से एक्स, ये ना एक्स से ये चेंज होते हैं, जिस तरह इलस्ट्रेटर में चेंज होते थे एक्स से, ये इस तरह ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर ये वाले एक्स से चेंज होते हैं आपके। तो आप दोबारा से ब्लैक कलर ऊपर फेर के उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो है ना, जो इसमें फोटोशॉप ने ऑप्शंस दिए हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप दोबारा से, फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक एक दफा अप्लाई कर दिया, आप कहते हैं ओहो अब ये क्या हो गया, आप दोबारा से दूसरा कलर अप्लाई करके यानी व्हाइट कलर अप्लाई करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्यू मोड इस तरह काम करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एज रह गया, अब ब्रश आप थोड़ा छोटा करें, फिर यहाँ पे अब रेड कलर अप्लाई करें। रेड का क्या मतलब है, अगेन आप डीसेलेक्ट कर रहे हैं, यानी वो एरिया चाह रहे हैं कि वो एरिया सेलेक्ट ना हो, और व्हाइट का क्या मतलब है कि आप वो एरिया चाह रहे हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक। अब देखिएगा, ये सिलेक्शन देखें यहाँ से रिफाइन हुई है कि नहीं। यहाँ से फिर आप बार बार बैक एंड फोर्थ करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा सा रह गया है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी सिलेक्शन अब वो, क्योंकि क्विक सिलेक्शन टूल इस तरह काम नहीं करता कि जिस तरह आपकी मर्जी है, वो जिस तरह उसको पिक्सल्स नजर आते जाते हैं वहां वहां वो चीजें सेलेक्ट करता जाता है। तो आप फिर बाद में ये क्यू मोड के थ्रू उसको रिफाइन कर सकते हैं। आप ये मैजिक ऑन टूल पे भी कर सकते हैं, यानी मैजिक ऑन टूल पे भी, लेकिन अक्सर औकात मैजिक ऑन टूल परफेक्ट काम करता है तो उसमें इतनी रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल परफेक्ट ही काम करता है, अगर सेलेक्ट करता है तो परफेक्ट ही करता है, उसमें इतनी रिफाइनमेंट की जरूरत। अब यहाँ पर हो सकती है कि ये लीफ ये कट रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, तो इस पे मैं थोड़ा सा फेर देता हूँ, इस पे भी हो सकता है वही काम। जो भी एरिया जिस टूल से भी आप सेलेक्ट करें, चाहे मैजिक वॉन्ड से करें, चाहे क्विक सिलेक्शन से करें, चाहे रेक्टेंगल मार्की टूल से करें, चाहे एलिप्स टूल से करें, चाहे लेसो टूल से करें, किसी से भी सेलेक्ट करें उसमें क्यू मोड ऑन होता ही होता है। कुछ सिलेक्शन में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा इजी था इसको अंडरस्टैंड करना, एंड इसमें सबसे ज्यादा रिलेटेबल था। अब ये वाला एरिया मैंने डी सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको मैं प्लेट को जो है डी सेलेक्ट कर लूंगा, बी से पकड़ के ब्लैक कलर, और इस पे मैं ब्लैक कलर फेरने लग जाऊंगा और ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिसेलेक्ट हो गया। तो ये है बेसिकली आपका क्यू मोड। अभी मैं आप लोगों को बेसिकली हम लोगों ने देखे हैं कि दो आपके सिलेक्शन टूल्स कौन से ज्यादा यूज हो रहे हैं।
इसके अलावा आगे आपका पेन टूल भी यूज होता है, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड रिमूवल कितने तरीकों से हो सकती है, और आपने कौन सा तरीका सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं कि अच्छा, आप लोग ने अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सबसे पहले रीड करना है कि बैकग्राउंड किस किस्म का है, फिर टूल डिसाइड करना है कि टूल कौन सा यूज करना है, और फिर जो है आप एरिया को सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। जब भी आप एरिया को सेलेक्ट करेंगे उसमें आपने क्यू मोड जरूर यूज करना है अपनी क्या कहते हैं सिलेक्शन को रिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइनल कर ली अपनी सिलेक्शन, ठीक है, मैंने ये अपनी सिलेक्शन फाइनल कर ली। तो वंस आई फाइनलाइज दिस सिलेक्शन, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या कहता कि आपने करना है जी माइनस, यानी बैक स्पेस दबा दें या डिलीट दबा दें, या बैक स्पेस और डिलीट दोनों से डिलीट हो जाता है बाय द वे, तो ये आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, बैक स्पेस दबा दें, बैक स्पेस दबा दें या डिलीट दबा दें, दोनों से ही यानी डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ना ये वाला जो तरीका है जिसमें आप सिर्फ बैक स्पेस दबा देते हैं या डिलीट दबा देते हैं, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। लेकिन फोटोशॉप में ना कुछ तरीके होते हैं डिस्ट्रक्टिव, कुछ तरीके होते हैं कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको डिस्ट्रक्टिव तरीका सिखाऊंगा, फिर मैं आप लोग को कंस्ट्रक्टिव तरीका सिखाऊंगा। डिस्ट्रक्टिव तरीका क्या है जी, आपने कोई भी सिलेक्शन की, ठीक है, सिलेक्शन कर ली, चलिए जी फाइनलाइज हो गया कि सिलेक्शन हो गई है जी, यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गई है। आपने क्या किया, सिंपली डिस्ट्रक्टिव वे क्या है कि आप एक दफा आपने सिलेक्शन कर ली, आपने बैक स्पेस या डिलीट दबा दिया और आपका डिलीट हो गया और काम खत्म। और आपने कंट्रोल प्लस डी दबा दिया, फिर आप फॉर एग्जांपल कुछ और सिलेक्शन करने लगे तो फिर आपको याद है ओहो डॉल्फिन का तो ये हिस्सा कट हो गया, अब मैं इसको दोबारा किस तरह वापसी लाऊं। फिर दोबारा वापसी नहीं आएगा, फिर आपको सारे स्टेप्स पीछे, फॉर एग्जांपल ये मैंने स्टेप परफॉर्म किया है, 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 ये तीन चार स्टेप मैंने परफॉर्म कर दिए। अब मुझे इसको वापसी लाना है, किस तरह लाऊं, नहीं ला सकता ना। तब तक नहीं ला सकता जब तक मैं सारे स्टेप्स पीछे 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 ना करता जाऊं। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, मैं पीछे जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ। अब मेरा वो रिवाइव होगा। आप लोग को ये टाइम वेस्टिंग नहीं लग रहा? टाइम वेस्टिंग लग रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई चीज गलती से डिलीट हो गई और आपने उस टाइम नोटिस नहीं की, काम के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो यहाँ से तो ये एरिया डिलीट हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इमेज लानी पड़ेगी, दोबारा से वो हिस्से की सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपने एरिया को रिमूव इम्प्रूव करने के लिए। तो इट्स अ लॉन्ग हेक्टिक प्रोसेस। सो ये जो सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट या बैक स्पेस दबा देना, ये आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है। स्टेप्स आपने सारे यही फॉलो करने हैं। आप सिलेक्शन टूल कर रहे हैं, ठीक है, आप क्यू मोड से अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करें, ठीक है, यानी जिस तरह अभी हम कर रहे थे रिफाइन, इसको रिफाइन कर लिया। ऑलराइट, जब आपकी सिलेक्शन फाइनलाइज हो गई कि आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा मेरी मेरी सिलेक्शन फाइनलाइज हो गई है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, बजाय डिलीट या बैकस्पेस करने, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज हम पढ़ेंगे लेयर मास्क के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव करने को। तो अगर हम लोग बैकस्पेस या डिलीट के बजाय हम लोग यहाँ से लेयर मास्क का, ये ऑप्शन हमने कल ये देखा था, ये वाला ऑप्शन है, कैमरे का आइकन है, इसको हम लेयर मास्क का ऑप्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये कैमरे का आइकन है, लेयर मास्क का ऑप्शन, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपका, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि आपका जो सिलेक्टेड एरिया था, एक मिनट जरा पीछे आता है, सिलेक्ट थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं,
इमेज को दोबारा से जाता हूँ। ठीक है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं सारा। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ऊपर नीचे वाला सारा ये डिलीट हो जाए, सिर्फ डॉल्फिन्स रह जाएं और ये रह जाए। बस ये थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये आपका सेलेक्ट हो जाए ना एरिया, बाकी आपका डी सेलेक्ट ही रहे। यानी अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेयर मास्क सेलेक्ट कर लेता हूँ बजाय डिलीट करने के, डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। लेकिन मैं अगर लेयर मास्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर मास्क अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी एरिया आपका गायब हो गया, यानी डिलीट हो गया। इसमें लेयर मास्क में भी दो ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें, आपको ये क्या नजर आ रहा है, जरा इसको थोड़ा सा, इधर आपको काला रंग नजर आ रहा है और इधर आपको सफेद रंग नजर आ रहा है। लेयर मास्क ने क्या किया है, लेयर मास्क ने क्या किया है कि जो आपका सिलेक्टेड एरिया था उसको क्या कहते हैं, नॉन हिडन रखा है, और जो आपका नॉन सिलेक्टेड एरिया था उसको हाइड कर दिया है, यानी डिलीट कर दिया है अपेरेंटली, लेकिन परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ। आप कहते हैं कि यार ओहो, यहाँ पे तो यार एक डॉल्फिन की फिन भी थी, वो भी डिलीट हो गई गलती से। तो लेयर मास्क की ब्यूटी क्या है कि आप कोई भी डिलीटेड एरिया वापसी उस पर वाइट कलर फेरोगे तो वो दोबारा से रिवील होना शुरू हो जाएगा। ये था फिन उसका। ठीक है, ये ब्यूटी है लेयर मास्क की। अभी जो मैंने एरिया डिलीट किया है इस पर अगर मैं दोबारा से सफेद कलर फेरना शुरू कर दूं तो वो दोबारा से रिवील होना शुरू हो जाएगा। यानी ये कंस्ट्रक्टिव वे है आपका बैकग्राउंड रिमूव करने का। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका कोई भी चीज डिलीट नहीं हो रही, इसमें बस आपकी चीज विजिबल या इनविजिबल हो रही है। और आप जब चाहें कोई भी चीज अगर आपने डिलीट की उसको वापसी लेके आ सकते हैं, उसको दोबारा से गायब कर सकते हैं। वापसी लेके आने का क्या फॉर्मूला है, वाइट कलर। गायब करने का क्या फॉर्मूला है, ब्लैक कलर। क्यू मोड में सेलेक्ट करने का क्या फॉर्मूला है, व्हाइट कलर। और डीसेलेक्ट करने का क्या फॉर्मूला है, ब्लैक कलर। देखिए दोनों सिचुएशन में ना ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा आई नो जहन में रखने में मुश्किल होता है कि यानी ब्लैक और व्हाइट कलर, ब्लैक क्या करता है, व्हाइट क्या करता है। तो ब्लैक समझे कि ब्लैक जब भी कोई काम कर रहा है ना नेगेटिव कर रहा है, व्हाइट जो भी काम कर रहा है वो पॉजिटिव कर रहा है। डी सिलेक्शन इज नेगेटिव आप समझ लें, सिलेक्शन इज पॉजिटिव। तो रिवीलिंग पॉजिटिव हो गया और इनविजिबल करना नेगेटिव हो गया। इस तरह आप थोड़ा सा इसको एसोसिएट कर लें अपने जहन में बिठाने के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि सर ये लेयर मास्क, तो अब आपने क्या किया है कि ये जो सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपने अपनी सिलेक्शन फाइनल करके आपने लेयर मास्क पे क्लिक किया है, लेकिन हमारा तो ये वाला डिलीट होना चाहिए, ये वाला डिलीट होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ये आपका रह गया और ये डिलीट हो गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मैं सोल्यूशन ये कि लेयर मास्क में दोनों ऑप्शन है। अगर आप ऑल्ट दबा के लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, ये रह जाएगा। और अगर आप वैसे ही क्लिक करेंगे सिंपली, यानी ऑल्ट दबा के रखना है और क्लिक करना है बाय द वे, अगर आप ऑल्ट दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे तो फिर जो आपका सिलेक्टेड एरिया है वो डिलीट हो जाएगा और बाकी एरिया आपका रहेगा उसका जिस तरह था। अगर आप ऑल्ट दबा के क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्टेड एरिया रह जाएगा और बाकी वाला एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। ये है असल तरीका बैकग्राउंड रिमूव करने का विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क।
इसका फायदा क्या है? फायदा यही है कि आप कोई भी चीज दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, कोई भी चीज दोबारा से रिफाइन कर सकते हैं, आपकी कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। और मजे की बात है यहाँ पे, अगर मैं ये लेयर मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई दबाऊं ना, आई फॉर इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब होता है अपसाइड डाउन, उलट देना, पलट देना, ठीक है, रिवर्स कर देना। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस आई दबाता हूँ ना इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करके, तो देखें आप, अगर ये वाली चीज शो करना चाह रहे हैं तो ये आपको दिखेगी अब, यानी व्हाइट कलर इस ये अब विजिबल हो रही है, ये इनविजिबल हो गई है। कंट्रोल प्लस आई दबाया तो अब ये विजिबल हो गई है, ये अनविजिबल हो गई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेयर मास्क, कि आपकी कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई, बस आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी हमने इस चीज को दिखाना है, दूसरी चीज को इनविजिबल कर देना, या हमने अभी दूसरी चीज को दिखाना है, इस चीज को इनविजिबल कर देना। दिस इज व्हाट लेयर मास्क इज। लेयर मास्क प्ले करता है कलर्स पे, फिर आप उसमें कोई एडिशन करना चाह रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप कलर इस पे ऊपर फेंको, आप रिवील करो, एरिया का रिवील आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह यहाँ से कर सकते हैं। अनरिवील करना चाह रहे हैं, एक्स दबाकर इसी को इस पे पेंट ब्रश फेर दें। अच्छा, ये सिर्फ पेंट ब्रश से नहीं होगा, मैं अगेन बता दूं, सिर्फ पेंट ब्रश से नहीं होगा। आप ये देखें, आपने लेयर मास्क में सिर्फ कलर ही ऐड करना है ना, मकसद ये है कि आपने कलर फेंकना है, कलर ऐड करना है। अब कलर ऐड करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। जिस तरह भाई आपने लाहौर जाना है तो लाहौर आप मुख्तलिफ रस्तों से जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, बस पे जा सकते हैं, लाहौर ही जाना है ना। अब ये हमने क्या कहते हैं, ब्लैक कलर ऐड करना है या वाइट कलर ऐड करना है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन सबसे इजिबल क्या रहता है, पेंट ब्रश। पेंट ब्रश के थ्रू मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ। दूसरा, आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। आप ये पॉलीगॉन से फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्शन करें, ये आपने की सिलेक्शन, ठीक है, ये आपने सिलेक्शन की। ऑल्ट और बैक स्पेस से क्या होना था, ये वाला कलर ऐड होता है। ऑल्ट और बैक स्पेस से आपने कलर ऐड किया तो देखें ब्लैक कलर ऐड हो गया और यहाँ से हिडन हो गया। तो सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप कलर ऐड कर सकते हैं, और पेंट ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल ही परफॉर्म करने लग जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से कलर यानी ब्लैक कलर ऐड कर दूंगा तो यहाँ से अनविजिबल हो गए, इनविजिबल हो गए। तो ये तरीका है। अब ये लेयर मास्क है कि लेयर मास्क में कोई भी चीज परमानेंटली डिलीट नहीं होती, आप हाइड एंड रिवील का जो गेम है वो खेलते रहते हो। और मजे की बात ये, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डॉल्फिन्स को सेव एज फोटोशॉप फाइल, पीएसटी मींस फोटोशॉप, ठीक है। और पीएसटी की सोर्स फाइल की बात करेंगे तो ये होती है, ठीक है, फोटोशॉप फाइल। इसको जब मैं अगर सेव करूंगा तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बेशक आप सालों साल बाद इस फाइल को खोलें, कोई मसला नहीं है। आपकी ये फाइल जो है, हम इमेजिन कर रहे हैं हम 10 साल बाद खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये फाइल मैंने ओपन की है भाई। इस फाइल में अभी तक लेयर मास्क उसी तरह ही इंटैक्ट है। आप चाहें तो अभी भी चीज को रिवील कर सकते हैं, कोई भी चीज दोबारा से शो करा सकते हैं। दिस इज लेयर मास्क। ये लेयर मास्क है। लेयर मास्क कहता है कि मैं कोई भी चीज परमानेंटली डिलीट नहीं करता, मैं सिर्फ एक मास्क हूँ। तुम इधर से मास्क उतारोगे दूसरी चीज छुप जाएगी, इधर मास्क फॉर एग्जांपल इधर से मास्क उतारोगे यहाँ से चीज रिवील हो जाएगी, कहीं और जहाँ के मास्क पहनाओगे तो वहां चीज छुप जाएगी, ढक जाएगी। दिस इज हाउ लेयर मास्क वर्क्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हो? आप लोग का सही तरीका बैकग्राउंड रिमूव करने का वो यही है, आप सबसे पहले बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करें कि बैकग्राउंड किस तरह का है, फिर उसके बाद टूल आइडेंटिफाई करें आपने कौन सा टूल अप्लाई करना है। फिर आप क्या कहते हैं, सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद क्यू मोड से अपनी सिलेक्शन को रिफाइन करें। सिलेक्शन को रिफाइन करने के बाद आप जो है लेयर मास्क की मदद से जो है ना आप बैकग्राउंड को रिमूव करें, जिसमें दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट दबा कर लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, दबा कर रखना है, एक दफा नहीं दबाना, दबा के रखना है। अगर आप सिलेक्टेड एरिया को नहीं डिलीट करना चाह रहे, उसके ऑपोजिट यानी डीसिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एरिया जो नॉन सिलेक्टेड होगा वो डिलीट हो जाएगा और सिलेक्टेड एरिया आपका रह जाएगा। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये वाली चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी।
सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो कोई सवाल हो? नहीं, गुरु में आप जितनी मर्जी बनाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे नहीं ख्याल उसमें कोई लिमिट उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ तो कुछ सवाल हो आप लोगों के, तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। शॉर्टकट था आपकी जो पी लेटर के साथ ब्रैकेट कीज है ना, लेफ्ट ब्रैकेट की, राइट ब्रैकेट की, ये है शॉर्टकट। यस, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट मीन्स के विजिबल और इनविजिबल, यानी मास्क आप पहनते हैं तो आपका चेहरा डिलीट तो नहीं हो जाता चेहरा छुप जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। एक ये मास्क है, किसी भी चीज को डिलीट नहीं करता, वो सिर्फ मास्क करता है, मास्किंग करता है, उसको छुपाता है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, तो वो चीज डिलीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो डिलीट करना है समथिंग एल्स, यानी मास्किंग करना है समथिंग एल्स। तो ये आपका बेस्ट तरीका है। इसके अलावा जो लास्ट सबसे बेस्ट टूल है फॉर रिमूविंग द बैकग्राउंड्स, और वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी है और सबसे ज्यादा परफेक्ट भी है, दैट टूल इज पेन टूल। ठीक है, उसको हम जरा क्विकली देखते हैं। पेन टूल को समझाने की ऐसे मुझे जरूरत नहीं है, वैसे मुझे इस चीज का आइडिया है, समझाने की मुझे ऐसे जरूरत नहीं है, बट लेट्स सी। चले जी, पेन टूल को अब देखते हैं। पेन टूल किस तरह, कहाँ से है, कहाँ पे आएगा भाई? ये रहा पेन टूल आपका, एग्जैक्टली इसमें है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन है, उनको आप भूल जाएं, जो अभी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नया फोटोशॉप है मेरे पास, अगर आप लोग करना चाहते हैं अपने पास ये, तो मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगा, आज ये भी आप कर सकते हैं। इसमें जरा ऑप्शन थोड़े ज्यादा है। सो पेन टूल है जी। पेन टूल किस तरह काम करता है फोटोशॉप में? उसी तरह ही दो तरीके हैं इसके, मतलब फोटोशॉप में इलिस्ट्रेटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कुछ इख्तलाफात हैं इलिस्ट्रेटर को और फोटोशॉप के, जिस तरह ये पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। इलिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें याद होगा जी, साथ में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ना कंपैरिजन हो जाए। ओके, सो इलिस्ट्रेटर में जी हम किस तरह पेन टूल यूज करते हैं? ओके, इलिस्ट्रेटर में इस तरह हम पेन टूल यूज करते हैं कि सिंपली आपका यहाँ पे कोई भी फिल कलर ऐड होता है, और आप जी यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, दिस क्लिक, ठीक है, और आपका इस तरह पेन टूल होता है, ये क्लिकेबल फॉर्म में, या आप अगर राउंडेड फॉर्म में बनाए तो ये फिल आपका साथ साथ इसलिए ऐड हो रहा था बिकॉज आपने यहाँ पे फिल एक्टिवेट किया हुआ था, और ये आपकी स्ट्रोक भी उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है बिकॉज आपने यहाँ से एक्टिवेट की हुई थी। और इस तरह भी एक ये तरीका है पेन टूल यूज करने का। ठीक है, इलिस्ट्रेटर की अगर जहां तक मैं बात करूँ जो हमने सीखा हुआ है अभी तक, इसमें अगर आप स्ट्रोक वगैरह या फिल वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फोटोशॉप में अलबत्ता दो तरीके हैं। फोटोशॉप में दो तरीके हैं। फोटोशॉप कहता है
कि या तो आप मुझे पेन टूल को यूज कर लो शेप बनाने के लिए, या आप पेन टूल को यूज कर लो सिलेक्शन के लिए। अगेन, क्योंकि इलिस्ट्रेटर में तो हमने किसी चीज की सिलेक्शन करके उसे रिमूव नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए फोटोशॉप में उन्होंने दोनों तरीके दे दिए, एक शेप बनाने का भी, एक सेलेक्ट करने का भी। ऑलराइट, सो देखते हैं दोनों तरीके किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जब आप पेन टूल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है शेप और पाथ का। शेप का क्या मतलब है कि हम पेन टूल की मदद से अब हम शेप बनाएंगे। आपको मैंने जिस तरह बताया था यहाँ पे फिल और स्ट्रोक नहीं होता जिस तरह इलिस्ट्रेटर में होता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर होता है, उसका शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह शेप टूल के अंदर हम लोग कलर्स ऐड कर रहे थे, आपको याद हो, वो यहीं से कर रहे थे, ये फिल और ये स्ट्रोक, ठीक है। याद है कि हमने किया था शेप टूल की जो हमने क्लास ली थी। तो इसी तरह पेन टूल में भी है, पेन टूल में जब हम शेप बनाएंगे कोई, तो उसका भी कलर इसी तरह हम यहाँ से चेंज करेंगे। पेन टूल की फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप बना ली, कलर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी स्ट्रोक में यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपकी शेप लेयर एक बन गई, यानी पेन टूल से आप नॉर्मल इसमें भी शेप्स बना सकते हो, नंबर 1। और पेन टूल इसमें एग्जैक्टली उसी तरह यूज होता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटी सी शायद चेंज हो, फॉर एग्जांपल ये क्लिक वाला तो बिल्कुल उसी तरह यूज होता है, आप क्लिक करते जाएं और ये यूज हो रहा है, फिर इसमें फेल ऐड कर दें। हाँ, अलबत्ता जो आपका राउंड वाला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। अगर मैं राउंड पे इस तरह कर रहा हूँ, तो इलिस्ट्रेटर में याद होगा जब आप ये फॉर एग्जांपल इस तरह राउंड करके यूज करते थे फॉर एग्जांपल पेन टूल को, तो आपके जो एंकर है उसका आपका ये हैंडल्स क्रिएट हो जाता है जो बड़ा अनोइंग सा होता था, याद होगा। और उसके मैंने शॉर्टकट्स भी आपको बताए, मैं कंट्रोल से आप इसको चेंज, बड़ी देर हो गई वैसे, लेकिन ये है कि आप रिमाइंड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल दोबारा से देख सकते हैं पेन टूल का। सो उसमें ये होता था कि इलिस्ट्रेटर में जब मैं पेन टूल इस तरह यूज करता था, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज कर रहा हूँ पेन टूल को, तो ये जो अगली वाली हैंडल क्रिएट होता है इसको बंद करने का मेरा एम होता था कि यार इसको मैं बंद कर दूं ताकि मेरी अगली वाली जो कर्व है वो इतनी ज्यादा कर्वी ना बने। तो मैं इसको एक दफा क्लिक करता था और ये बंद हो जाता था हैंडल, और फिर मैं आगे चलता था। फोटोशॉप में बस इस तरह है कि आपको जो है ना क्या कहते हैं, क्लिक से नहीं हो रहा है इसमें। इसमें आपको एक दफा ऑल्ट दबाना पड़ता है फिर क्लिक करना पड़ता है, दैट इज इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पेन, हाउ यू मतलब पेन टूल का जो लेआउट है इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में, दिस इज द ओनली ओनली डिफरेंस, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। बाकी वही आप आगे चल रहे हो, यहाँ से बना रहे हो एंड यू हैव कंप्लीटेड योर शेप, ठीक हो गया। इसके अंदर फिर आप कलर्स वगैरह डाल सकते हो, स्ट्रोक वगैरह ऐड कर सकते हैं। Okay, so this is the only difference, when using pen tool in Photoshop as compared to Illustrator. ठीक हो गया जी। अब आप कहते हैं सर हमने शेप तो नहीं बनानी, हमने आपने तो कहा था हम सिलेक्शन करेंगे इससे, तो सिलेक्शन भी कर लेते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए हम जब पेन टूल का सिलेक्शन यूज करते हैं, तो हम यहाँ से शेप की बजाय क्या सेलेक्ट कर लेंगे, पाथ। अब हमारे पास ये फिल और स्ट्रोक का झंझट नहीं है क्योंकि वो शेप में होता है। So what I'll do is कि I'll start making anchors here, जिस तरह हम बनाते हैं ट्रेस करने के लिए इलिस्ट्रेटर में। इसमें मैं यहाँ पे एंकर्स बना रहा हूँ, इसको प्रॉपरली एग्जैक्टली जिस तरह हम उस पर ट्रेस करते हैं, इसमें बिल्कुल प्रॉपर सिलेक्शन के लिए मैं इसमें एंकर्स बना रहा हूँ।
आप इसको रिफाइन कर सकते हैं बाद में जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। जिस तरह आप ट्रेसिंग को रिफाइन कर सकते थे, आप ये राउंड तक करके नहीं करना चाह रहे, आप इस तरह भी कर सकते हैं, सिंपली आप क्लिक क्लिक करके जाते जाएं इस तरह, बाद में जाके रिफाइन कर लें उसे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह सिलेक्शन की है। आप उसको बाद में जाके ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको रिफाइन कर सकते हैं, एंकर्स को सिलेक्ट करके। अगर कोई एंकर ओपन करना है आपने तो उसको, अब इसमें यहाँ पे ना ऊपर ओपन का इस तरह ऑप्शन नहीं आता जिस तरह यहाँ पर आता है, ये वाला इसमें नहीं आता। लेकिन ये है कि इसका हल यही है कि हम लोग यहाँ से ये कन्वर्ट पॉइंट टूल जो नहीं है पेन टूल के अंदर होता है, इससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर में भी था इस तरह। फिर आप सिलेक्शन टूल से आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो भाई अब जो आपकी फॉर एग्जांपल ये एरिया है आपने जो कंप्लीट करना है, अब इसको जरा हम लोग पेन टूल से दोबारा से यहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है जी। ये मैंने अभी रफ सिलेक्शन कर लिया। अब ये जी मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये मैंने पार्ट्स बना दिए इसके इर्द गिर्द। अब सिलेक्शन किस तरह करनी है और क्या कहते हैं, किस तरह हम इसको सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आप लोगों का पाथ ये गायब हो जाए, यानी आपसे कुछ और क्लिक हो जाए, यानी मूव टूल क्लिक हो जाए, ये पाथ गायब हो जाएगा, तो अब इसको ढूंढने मत निकल जाइएगा, सड़कों में नहीं निकल गए, बकरा नहीं है। ये जो है यहाँ पर एक पाथ आपकी विंडो बनी आती है, यानी पैनल है पाथ का। यहाँ पर विंडो पे जाके आप ये पाथ पैनल हमेशा बाहर रख सकते हैं जब भी आप पेन टूल का इस्तेमाल करें। तो आप ढूंढ रहे हैं पाथ नहीं मिल रहा, आप इसको एक दफा क्लिक कर लें यहाँ पे इसको। एक ये तरीका है, आपका पाथ दोबारा से विजिबल हो जाएगा। या आप सिंपली सिलेक्शन टूल से इस तरह ये जो है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पूरी इमेज पे इस तरह फेरें, आपको जहाँ पाथ होगा वहां पर मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। तो अब सिलेक्शन किस तरह करनी है जी, आपने पाथ ये बना लिया है। सो आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन कर देना। मेक सिलेक्शन कर देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब ये आपकी देखें सिलेक्शन हो गई। अब मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ, जिस तरह भी करना चाह रहा हूँ। और मैं अपने बैकग्राउंड्स को जो है क्या कहते हैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब ये वाली जो मेरी सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हुई है, देखें यहाँ से। आप इसको मज़ीद रिफाइन भी कर सकते हैं अपने पेन टूल्स को ज़्यादा क्या कहते हैं मैनेज करके। लेकिन ये है कि यहाँ से आपके अब ये सिलेक्शन हो गया, तो ये भी एक आपका सिलेक्शन टूल है। और जब आपने इसको भी सिलेक्शन कर लिया तो आप फिर अपने लेयर सिस्टम में जाएं, लेयर्स पैनल पे, और यहाँ पर आप लेयर मास्क ही यूज़ करेंगे। अब ये देखें आपकी सिलेक्शन किस तरह हुई है, काफ़ी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। अब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जिस तक जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं इसको। सो ये आपका है तरीका बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट्स निकालने का भी, बैकग्राउंड रिमूव करने का भी। ठीक है, दोनों तरीके हैं। और इस तरह आप लोग जो है बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं या उसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं जिस तरह आप चाह रहे हैं। सो ये है आप लोग का पेन टूल। इसमें अब आप लोग को जो क्वेश्चन आ रहा हो वो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये पाथ हम किस तरह लेकर आएंगे, शेप और पाथ में क्या फर्क है, ये वर्किंग पाथ क्या है, सिलेक्शन किस तरह आपने की है, सारा चीजें, लेयर मास्क क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यू गाइस कैन आस्क।
कोई भी सवाल हो प्लीज आप लोग फील फ्री टू आस्क। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपकी पीएनजी बन चुकी है सर। पेन टूल को सेलेक्ट के बाद क्या किया था? पेन टूल के सिलेक्ट के बाद, अच्छा ये मैं जरा पीछे आता हूँ। ये जब आपने पेन टूल बना लिया, ठीक है, तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल कोई भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और मेक सिलेक्शन कर देना। मेक सिलेक्शन कर देना और यहाँ से आपने ओके सेलेक्ट कर देना। ये फेदर होता है बेसिकली, जब आपकी सिलेक्शन है ना थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, अगर आप 2 पिक्सल ऐड कर देंगे तो आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। तो इसको आप 0 ही रखें या 2 रख लें मैक्सिमम। अब ये आप अगर लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें आपकी डॉल्फिन किस तरह, अब ये देखें थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। ये मैं फेदर की बात कर रहा था, ये होता है फेदर, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अभी बड़ी प्यारी सी आपकी डॉल्फिन निकल आई है, इसको आप पीएनजी के तौर पे बिल्कुल सेव कर सकते हैं। इसको आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब, जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह, और ये आपकी पीएनजी फॉर्मेट में ये आपकी सेव हो जाएगी। ये देखें, अब इस डॉल्फिन को कहीं पे भी यूज कर बताने का मकसद ये है कि इस तरह आप सिलेक्शन करके कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं कहीं से भी। और ये बड़ी खूबसूरत सी डॉल्फिन आपकी निकल आई है, गोल्ड मटोल सी। सो यस, दिस इज द प्रोसेस। लेकिन अगर आप इन्वर्ट करें कंट्रोल प्लस आई तो अब ये गायब हो जाएगा, पीछे वाली इमेज आपकी रिवील हो जाएगी। सो इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ रिवीलिंग एंड अनरिवीलिंग। पेन टूल भी है सिलेक्शन टूल ही, तो वो इसी तरह ही काम करेगा जिस तरह हमने किया है। आप पेन टूल की सिलेक्शन को भी रिफाइन कर सकते हैं क्यू मोड से, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि पेन टूल में जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद एंकर से इतना रिफाइन कर लेते हो कि वो बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है। तो ये आपके सारे सिलेक्शन टूल्स थे फॉर बैकग्राउंड रिमूवल एंड ऑब्जेक्ट रिट्रीवल। इसको आप ऑब्जेक्ट रिट्रीवल भी कह सकते हैं कि आप किसी एक जगह से ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो। इसको आप बैकग्राउंड रिमूवल भी कह सकते हैं और इसको आप ऑब्जेक्ट रिट्रीवल भी कह सकते हैं। दोनों टास्क हो रहे हैं इसमें। आप एक ऑब्जेक्ट भी निकाल रहे हो किसी जगह से, या आप कहीं का बैकग्राउंड भी रिमूव कर रहे हो। बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो ऑब्जेक्ट ही निकलेगा ना अंदर से। यानी अगर मैं इस डॉल्फिन के पीछे बैकग्राउंड रिमूव किया है तो ये डॉल्फिन निकली है, तो ये ऑब्जेक्ट रिट्रीवल भी आप इसे कह सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो है, सर हम ऐसे किसी लोगों का पार्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप किसी भी इमेज का हिस्से का कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं भाई, यही तो मजा है फोटोशॉप का। आप कहते हैं कि जी सर ये हमने अम, ये इमेज है जी। आप कहते हैं कि सर हमने सिर्फ ये बैग निकालना है इसमें से। करें सिलेक्ट, शुरू हो जाए, देखें किससे आपका सबसे बेस्ट सिलेक्शन होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बेस्ट सिलेक्शन पेन टूल से ही होगी। ठीक है, सिलेक्ट हो गया लेयर मास्क। एक पहले सेलेक्ट कर लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मेक सिलेक्शन, इसको 0 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिलेक्शन होती है। ओके, ये लीजिए, ये आपका निकल आया। इसको अब आप सेव करें, जो मर्जी करें, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो उसमें कर लें। ये आपका चीज़ निकल आई है इस इमेज के अंदर से। This is what you call layer masking and removing backgrounds with layer masking and selection tools. सबसे पहले हमने सिलेक्शन टूल सीखे, सिलेक्शन टूल्स की वर्किंग सीखी, कब कौन सा सिलेक्शन टूल यूज करना है, और उन सारी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने एंड पे आपको लेयर मास्क इसलिए बताया बिकॉज
ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसको फॉरेन से लोग नहीं सीखते हैं। तो वो ही सारे हमने स्टेप्स करने, लेकिन एंड पे बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करने के बजाय हमने लेयर मास्क को एक्टिवेट करना। ठीक हो गया। तो ये है जी आपका सारा लेयर मास्क के थ्रू। एडजस्टमेंट लेयर्स भी हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स को भी थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल करा दूं ताकि आप लोग को ज़्यादा मिक्स ना हो जाए टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा आप लोग हैप्पी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवालात हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, यू कैन आस्क कि क्या हो रहा है, ये लेयर मास्क क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस ब्लैक कलर डूइंग, व्हाट इज द वाइट कलर डूइंग। अब ये चीजें आप लोग को रिमाइंड होंगी। अब आप लोग पता है क्या किया करो, देखो आप लोग जाया करो जी यूट्यूब पे, अपने आप को थोड़ा सा टास्क दिया करें ना। आप लोग जाएं यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लेयर मास्क, सर्च किया, कितने ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं, 14 मिनट का ट्यूटोरियल उर्दू में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेयर मास्क ये भी उर्दू में है। ये दो बहुत अच्छे आपके पास जो है ना, एक GFX मेंटोर, ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, इनसे खुद भी मैंने अस्सलाम। सीखा हुआ है ऑनलाइन ही। अ, उसके अलावा ये एक इंडिया का है, इसका फोटोशॉप का काम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये पिक्स इम्परफेक्ट नाम है, ये GFX मेंटोर इनका है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखें इन टॉप ड्रॉर, यानी मेंटोर से आप लोगों को क्लासेस, यहाँ पे आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप जाकर इन ट्यूटोरियल्स को देखें। एक और ये फिलर्न भी बहुत अच्छा है फोटोशॉप लर्निंग के लिए, इट्स अ वेरी गुड चैनल। ये मैं चैनल्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि फोटोशॉप के लिए कौन से बेस्ट हैं। लेकिन ये कि आप लोग कोशिश करें, ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है लेसो टूल फोटोशॉप, जाएं उसका ट्यूटोरियल देखें, हर टूल का ट्यूटोरियल देखें। लेसो टूल आप कब यूज करें, हाउ टू मेक सिलेक्शन विद लेसो टूल्स इन फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स, ये उर्दू में क्लास है, हुसैन सीट्स आपने बनाई हुई है, इसको जाकर देखें, 15 मिनट की क्लास है। ये भी सिलेक्शन टूल्स पे है, इसको जाकर देखें। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने कोई टूल पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया टूल एडजस्टमेंट लेयर का पढ़ लिया, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर का टूल आपने पढ़ लिया, तो एडजस्टमेंट लेयर, और आपने एडजस्टमेंट लेयर कौन सी पढ़ी है, सॉलिड, ठीक है, या ग्रेडियंट, तो आप एडजस्टमेंट लेयर ग्रेडियंट फोटोशॉप, सॉरी फॉर द नॉइस। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखें आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट लेयर्स ही ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप लिखें, मतलब बताने का आप लोग को मकसद मेरा ये है कि आप जो भी टूल लिखते हैं वो अपने पास, जो भी टूल पढ़ रहे हैं वो अपने पास नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप जाके सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये टूल फोटोशॉप में है, ये टूल फोटोशॉप में, आपको इलिस्ट्रेटर से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स फोटोशॉप के मिलेंगे, क्योंकि फोटोशॉप पूरा वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है, और उस पर बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं। फोटोशॉप एक वाहिद सॉफ्टवेयर है जो आप बगैर पे किए कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। सो जाके इस तरह ना अपनी सर्चिंग बढ़ाया करें, अपनी सर्चिंग को इंक्रीज करें इस तरह।
जो भी टूल है उसको जाके सर्च करें। ये मैं चैनल्स आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कोशिश करें इन चैनल्स की अगर वीडियोज़ देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझेंगे क्योंकि कुछ उर्दू में है, तो ज़रा एक अपनी कौमी ज़ुबान होती है उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। फिर लास्ट वाला लेयर मास्क वाला रिपीट कर दें। आपने पेन टूल सेलेक्ट के बाद क्या किया और लेयर मास्क के लिए वो ये किया कि भाई ये मैंने एरिया ये मैंने फॉर एग्जांपल पहले पेन टूल अप्लाई कर लिया, आपने सिलेक्शन कर ली पेन टूल की, ठीक है? अभी सिलेक्शन नहीं किया आपने, सिर्फ एंकर्स बनाया अभी। एंकर्स बनाने के बाद अब ये सिलेक्शन नहीं हुई, अभी आपने सिर्फ एंकर्स बनाए यानी सिर्फ पाथ बनाया, अभी इसको सिलेक्ट करना है। अब इसको आपने राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करना है, ओके करना है, अब इसकी सिलेक्शन हुई है। फिर आपने यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक करना है और फिर आपका ये चीज़ रिवील हो जाएगी और बाकी चीज़ हाइड हो जाएगी। तो ये है। ओके, क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं सारे कि आप सबका अपवर्क का जो अकाउंट है वो अपडेटेड कितनों का हो गया है, कितनों का नहीं हुआ, कितने लोगों ने उस पर प्रपोजल भेजे हैं, कितने लोगों ने नहीं प्रपोजल भेजे, अपवर्क को कितने लोगों ने स्टडी किया, कितने लोगों ने नहीं किया, अपवर्क से रिलेटेड क्या क्यूरीज हैं, आज उसको हम देखते हैं कि अपवर्क से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्यूरीज समझ में नहीं आ रही, या क्या आप लोग समझते हैं कि अपवर्क आप लोग के लिए है कि नहीं। बिल्कुल है। और अपवर्क पे आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है उस चीज को भी हम देखते हैं। तो एवरीथिंग अबाउट अपवर्क हम अभी देखते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके सो अपवर्क से रिलेटेड जी अब मैं आप लोगों को चीज बताना चाह रहा हूँ। अपवर्क में ना कुछ बड़ी मजेदार सी चीजें भी हैं। अपवर्क में रिलेटेड टू सम अदर यानी प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। अगर तो आपका कोई ऑफलाइन क्लाइंट है, बाहर का क्लाइंट है, जिस तरह एक दो स्टूडेंट है वो मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं काम। अब मसला ये होता है ऑफलाइन क्लाइंट से पैसे लेने का बड़ा मसला होता है। पैसे लेने का बड़ा मसला होता है, प्लस जैज़ कैश कराएं तब भी मसला होता है, पेपैल का मसला होता है, बहुत सारे बेतहाशा मसले हैं। तो यहाँ पर अपवर्क ने ना एक अभी इसी साल मेरे पिछले साल के स्टार्ट में एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है ना इन्होंने ऑप्शन खोला था, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं और अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर वो कहता है कि यू कैन क्रिएट आवरली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर योर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। आप सिक्योरली क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्विकली कलेक्ट पेमेंट फॉर नॉन अपवर्क प्रोजेक्ट्स, यानी जो बाहर से आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ला सकते हो। जो बाहर से प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर ला सकते हो। किस तरह, आप यहाँ से इनवाइट क्लाइंट्स पे क्लिक करोगे, शेयर लिंक दैट अलाउ। अच्छा, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनवाइट क्लाइंट पे क्लिक करोगे, अपने क्लाइंट को ये इनवाइट क्लाइंट्स का जो है ये लिंक शेयर कर दोगे, और लिंक शेयर करने के बाद आप फॉर एग्जांपल उसे कहोगे कि यार यहाँ पर मुझे जो है प्रोजेक्ट का वो भेज दो, डिस्क्रिप्शन भेज दो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो आपका एक उसके साथ ना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपवर्क के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो लोग डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, जिनको पेपैल का इशू होता है, पेमेंट स्कैमिंग का इशू होता है, एक तो आप उससे बच जाते हैं। दूसरी चीज ये कि अपवर्क इसमें बहुत ही मिनिमल मिनिमल फीस चार्ज करता है। फाइवर कितनी चार्ज करता है, 20%। अपवर्क सिर्फ चार्ज करता है 3.4%। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोजेक्ट है $100 का, उसको 3.4% कितना होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो आपकी पेमेंट भी सिक्योर हो जाएगी,
$100 का 3.4 डिवाइडेड बाय 100, मतलब वही 96.6 आपको बचेगा। ठीक है, तो 96.6, और अगर आप फाइवर पर अगर आप क्लाइंट लाते हैं तो फॉर एग्जांपल $80 आपको बचता है, क्योंकि 20% कट जाता है। सो अपवर्क एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी अपवर प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए भी, कि आप अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स को जो है ना यहाँ पर जो है लेकर आए, या आप यहाँ से क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखें। ठीक है, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखें, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट नेम लिखें कि आप किस चीज के बारे में करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस कॉन्ट्रैक्ट का नेम, कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्रिप्शन के, फॉर एग्जांपल कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्रिप्शन है हमारी, जिस तरह डिस्कस हुई है ये मैं आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लें प्रोजेक्ट की टाइप के फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, और वो आप यहाँ पर नेक्स्ट करके उसको भेज दें। मैं इसको नहीं भेज रहा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई ईमेल आईडी देखता हूँ कि अच्छा, मेक श्योर करना है कि ये जो ईमेल क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं तो वो पहले अपवर्क पे साइंड अप ना हुआ हो, यानी उसकी एसोसिएशन ना हो, साइन अप ना हुआ हो पहले से अपवर्क पे, वो अपवर्क पे नया नया आ रहा हो। अपवर्क को इसका क्या फायदा, अपवर्क को इसका ये फायदा है कि एक तो उनको क्लाइंट मिल रहा है, यानी दूसरा ये कि वो आपसे बहुत कम फीस चार्ज कर रहा है, तो ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। सो ये एक काफी अच्छी सिचुएशन है। अगर आप में से कुछ लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे, तो ये अपवर्क का आप जरूर इस्तेमाल करें। अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जरूर इस्तेमाल करें, यहाँ से क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके इसको छोड़ें, इसको आप कर लें। क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट पे जाके यहाँ से फिक्स्ड या आवरली कॉन्ट्रैक्ट है जिस तरह है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। वो फिर आपको यहाँ वहां से ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा, और फिर आपकी पेमेंट सारी अपवर्क के थ्रू हुआ करेंगे। ठीक है, नंबर वन चीज ये। नंबर टू चीज ये कि अपवर्क में जो काम होता है वो माइलस्टोन्स के थ्रू होता है। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पहाड़ी चढ़नी है, पहाड़ी चढ़नी है वो आपका गोल है, लेकिन माइलस्टोन्स क्या है कि आप पहले एक स्टॉप पे रुकेंगे, दूसरे स्टॉप पे रुकेंगे। तो अपवर्क पर ज्यादातर काम इस तरह होता है कि एक प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर। छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर इस तरह कर दिया जाता है कि अगर आपने एक बंदे की ब्रांडिंग करनी है तो उसका एक माइलस्टोन होगा कि लोगो, एक माइलस्टोन होगा स्टेशनरी डिजाइन, एक माइलस्टोन होगा सोशल मीडिया डिजाइन, एक माइलस्टोन होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन, एक माइलस्टोन होगा इन्फोग्राफिक डिजाइन। तो वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स करवा करवा के आपसे प्रोजेक्ट करवाएगा, और हर माइलस्टोन की एक स्पेसिफिक डेडलाइन होगी। फाइवर पर भी माइलस्टोन्स का ऑप्शन है, लेकिन वो $100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स का है। तो माइलस्टोन्स को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। टोटल प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया कि आप $1000 का उसके साथ करेंगे, लेकिन आपने 30 दिनों का टाइम लिया है टोटल। आप फिर छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, आप लोगोस को कब देंगे? आप लोगोस को 4 दिन बाद देंगे। आपने $100 का लोगो का माइलस्टोन क्रिएट कर लिया। आप बिजनेस कार्ड कब देंगे? 6 दिन बाद देंगे। आपने $100 का एक और माइलस्टोन क्रिएट कर लिया बिजनेस कार्ड का फॉर 6 डेज। तो वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट होते जाते हैं और आप उसको उस पे अपना काम ऐड किए जाते हैं। आपका यहाँ पे मैसेज सेक्शन पे यहाँ पर शो होता रहता है आपको कि आपने कौन से माइलस्टोन्स को परफॉर्म किया है, कौन से माइलस्टोन्स को नहीं किया, कौन से माइलस्टोन्स की आपकी डेडलाइन गुजर चुकी है, कौन से माइलस्टोन्स की आपकी डेडलाइन नहीं गुजरी। दूसरी चीज ये कि आप लोग डेस्कटॉप ऐप भी कर लें। फॉर एग्जांपल अपवर्क के लिए एक डेस्कटॉप ऐप होती है, आवरली ऐप इसकी अपवर्क की, वो भी आप लोग कर लें। साथ अपने डेस्कटॉप अलर्ट्स भी अपने अपवर्क के ऑन कर लें। यहाँ पर आप लोगों को जो है फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में, ओवरव्यू में जब आप जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे माइलस्टोन नजर आता है कि आपका कितना माइलस्टोन रह गया है, कितना आपका वर्किंग प्रोग्रेस है। ये आपको सारा वो शो करता है। तो ये अपवर्क से रिलेटेड कुछ अगर आप लोग को इस तरह की कंफ्यूजन है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोग को आज क्लियर कर दूं। एक तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट्स को फायदा देने वाला है। आप बाहर से क्लाइंट पकड़े हैं, लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टा से, उसको कभी मुझे अपवर्क पे मेरे पास आ जाओ। एक तो उसका फायदा क्या, आपकी अपवर्क की प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी। ठीक है, आपकी अपवर्क की प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी। नंबर सेकंड ये है कि अपवर्क को क्लाइंट मिल जाएगा तो वो आपको आपको हो सकता है वो राइजिंग स्टार का स्टेटस दे दे, या हो सकता है आपको वो लाइक और स्टेटस दे दे। ठीक है, तो आप
डायरेक्ट क्लाइंट्स की कोशिश करनी है आप यहीं से पेमेंट मंगवाएं, यहीं से पेमेंट करें। आप रादर के 3.4 फीस बर्दाश्त कर ले, लेकिन आपकी अपवर्क प्रोफाइल जब बिल्ड होने लग जाएगी तो फिर आपका फायदा ये होगा कि आप मजीद जब आगे प्रपोजल्स भेजेंगे लोगों को तो वो देखेंगे अच्छा यार, क्योंकि अपवर्क पे ये होता है आपकी यहाँ पर अर्निंग शो हो रही होती है कि आपने कितना अर्न किया हुआ है दूसरे लोगों को। यहाँ पर अर्निंग शो हो रही होती है, जिस तरह मैं कोई फ्रीलांसर ढूंढता हूँ तो मुझे इसकी अर्निंग शो हो रही है यहाँ पर। तो ये अर्निंग शो होने से ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये बंदा वाकई काम करता है, इसका काम अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर 200 अर्निंग शो हो रही हो या 300, जितने भी आपने डायरेक्ट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट इनको अपर पे ले आए, आप अपर पे अर्निंग बढ़ाएं, यहाँ से आप फिर क्लाइंट्स इधर से पकड़ते जाएं, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अपवर्क पे प्रपोजल से नहीं आपको ऑर्डर मिल रहा शुरू में, आप एक काम करें डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ें उसको अपवर्क पे लाएं, अपवर्क पे लाने के बाद अपनी अर्निंग सेक्शन बढ़ाएं, अर्निंग सेक्शन बढ़ाने के बाद रिव्यू भी आपको मिलेगा, रिव्यू आप गैदर करें। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं अपनी प्रोफाइल इस तरह बिल्ड कर करके उसके बाद आप लोग जो है प्रपोजल भी जब आप भेजेंगे तो फिर जो भी आपकी प्रोफाइल देखेगा कहेगा अच्छा यार इसने एक दो क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ, इसने इतनी अर्निंग की हुई तो इसको हम हायर कर सकते हैं। मसला ये होता है हम बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, हम लोग प्रपोजल अच्छा लिख के भेजते हैं, लेकिन वो जब हमारी प्रोफाइल देखते हैं जीरो अर्निंग जीरो रिव्यूज पोर्टफोलियो लो है तो वो फिर हमें रिजेक्ट कर देता है। तो इस ये एक आप लोग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। दूसरी ये कि मैं अगेन स्ट्रेटेजी अपवर्क की बार बार ये बताता हूँ कि भाई अपवर्क पे अगर आपको फाइंड वर्क करना है तो आप छोटे प्रोजेक्ट्स देखो शुरू में रिव्यूज इकट्ठे करने के लिए। आप एंट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स देखो जिसमें एंट्री पे एक्सपर्ट पे ना जाओ, कहीं भी एंट्री लेवल प्रोजेक्ट्स देखो जो कि $5 से $10 का है। ये देखें इस तरह वाला, अम, ये बंदा कह रहा है जी ब्रीफ सेंड बिलो फॉलो एज डायरेक्टेड है पीएनजी फाइल रिक्वायर्ड। अब वो कह रहा है कि बिलो पता नहीं किधर उसने सेंड की है लेकिन कहीं इस तरह के सिंपल, यानी मेरे ख्याल से उसने कोई इमेज अपलोड की होगी, उसको पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। इस तरह के $5-5 के प्रोजेक्ट्स पे आप अप्लाई करें जिसमें कनेक्ट्स भी आपके सिर्फ 2 लगेंगे, ज्यादा कनेक्ट्स भी नहीं लगेंगे, और इन पे आप लोग अप्लाई करें। एंट्री लेवल होते हैं, इनके थ्रू आप अप्लाई करें, जल्दी से इनको काम करके दें, अपने रिव्यूज गैदर करें, अपने रिव्यूज बढ़ाएं, 10 15 20 25 30 इस तरह आप लोग रिव्यूज करें, फिर आपकी अपर प्रोफाइल ऊपर जाएगी। तो ये है आप लोगों का अपवर्क से। सर मेरी प्रोफाइल पे कनेक्शन भी खत्म हो गए हैं एज मैं इस पर 5 से की हुई है बट कार्ड ऐड नहीं हो रहा उस पर। कार्ड इस तरह ऐड होगा कि कोशिश करें आप लोग किसी का क्रेडिट कार्ड ऐड करके देखें। अगर आपने अपना डेबिट कार्ड भी ऐड कर रहे हैं तो मैं इस पे थोड़ा सा एक कंसल्ट कर लूंगा कि भाई अपवर्क पे आप आजकल कौन से कार्ड चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग का अभी तक पायनीर नहीं बना, और पायनीर कार्ड आप लोग का बन भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए $30 अब वो डिमांड करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन जो है ना मैं इसके बारे में आप लोगों को कंसल्ट करके बता दूंगा इंशाल्लाह। तो अब मुझे बताएं जी अपवर्क से रिलेटेड क्या खौफ आता है, क्या डर आता है, क्या आप लोग सोचते हैं अपवर्क के बारे में, क्या व्हाट आर योर थिंकिंग अबाउट अपवर्क, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सब चुप हो गए हैं, लगता है अपवर्क नहीं पसंद किसी को। एक मैं आपको बात बता दूं, अगर फ्रीलांसिंग से मजे वाली करनी है ना, मजे वाली प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग, तो अपवर्क, अपवर्क इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मजे वाली फ्रीलांसिंग करनी है, बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप लोग ना अपनी अब स्ट्रेटेजी इस तरह बनाए। देख, फाइवर पर आप फुल टाइम दें, ठीक है, फाइवर पर आपने फुल टाइम दिया, अपने वहां से ऑर्डर्स गेन करने की कोशिश करें। अपवर्क पर आप लोग के पास दो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोग को दी है। एक तो छोटे प्रोजेक्ट पर प्रपोजल भेजें,
सेलेक्टिव, जिस पे आपको लगता है कि आप इस पे जीत सकते हैं, और उस पे भेजें जिस पे अभी-अभी प्रपोज़ल अपग्रेड हुआ है। दूसरी, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा से क्लाइंट उठाएँ, अपवर्क पे ले जाएँ। ठीक हो गया? ये एक स्ट्रैटेजी हो गई अपवर्क की। फ्रीलांसर की स्ट्रैटेजी क्या है? फ्रीलांसर की स्ट्रैटेजी ये है कि वहाँ पे आप प्रपोज़ल भेजें, जिस तरह भी भेजें, उसमें कोई बैन चैन का कोई इश्यू नहीं होता। कॉन्टेस्ट में आप जितना मर्ज़ी पार्ट लें, कोई बैन चैन का इश्यू नहीं होता। कॉन्टेस्ट में मैक्सिमम पार्ट लें उसमें वहाँ पे। कॉन्टेस्ट में मैक्सिमम पार्ट लें, उससे क्या फ़ायदा होगा? चलो नहीं जीते कॉन्टेस्ट, पोर्टफोलियो बन जाएगा, पोर्टफोलियो बना, वही आपने गिग पे लगा दिया, वही आपने अपवर्क पे अपलोड कर दिया, ठीक है? अच्छा, बेस्ट कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, आपने सिर्फ़ ये करना है कि आपने अपने करियर जो है ना, फ्रीलांसिंग करियर, उसके हिसाब से ना स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं फाइवर को फुल टाइम दूँगा, मैं गिग्स प्रॉपर तरीके से बनाऊँगा, और मैं गिग्स अपनी कंप्लीट रखूँगा, बाय रिक्वेस्ट डेली बेसिस पे 10 मुझे शो होती है तो मैं 10 भेजूँगा। ये आपकी फाइवर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं फाइवर की गिग्स जो है सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा, ताकि मेरे क्लिक्स और व्यूज़ बढ़ें। मैं डेली बेसिस पे गिग्स को मॉनिटर करूँगा। ये आपका फाइवर पे तो डेडिकेटेडली काम होना चाहिए। उसके अलावा फ्रीलांसर की स्ट्रैटेजी क्या है कि आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लें। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे, फ़ायदा क्या होगा? हो सकता है कोई कॉन्टेस्ट जीत जाए। कॉन्टेस्ट जीत गए, बल्ले-बल्ले, नहीं जीते, कोई बात नहीं। इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज़ आपका पोर्टफोलियो एक तो बन जाएगा, नंबर सेकंड आपको ब्रीफ पढ़ने का आइडिया हो जाएगा कि एक कॉन्टेस्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ किस तरह होती है। आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपकी वो हेजिटेशन कम होगी। अ, उसके बाद अपवर्क पे आ जाते हैं। अपवर्क पे आप लोग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अपवर्क पे आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स लेकर आएँ और छोटे प्रोजेक्ट्स पे प्रपोज़ल भेजें जो कि अभी-अभी अपलोड हुआ और जिस पे आपको लगता है कि आप वाक़ई वाक़ई यू कैन हिट द नेल, आप यू कैन हैमर द नेल, ठीक है? आप इसको पकड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो ये स्ट्रैटेजी है, और गुरु की स्ट्रैटेजी ये है कि गुरु में आप लोगों को कार्ड एंटर करना पड़ेगा अपनी वेरिफिकेशन कराने के लिए, उसमें भी आप अपनी सर्विसेज ऐड करें, प्रपोजल भेजें। इन चारों प्लेटफॉर्म्स को आप यूटिलाइज करें, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें। थोड़ी सी आप लोगों को ना ये 29 जैन तक थोड़ी सी जान लगानी पड़नी है, थोड़ी सी अच्छी हासिल लगानी पड़नी है। अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप सब ऑर्डर ले सकते हैं, बट द थिंग इज कि क्या आप ऑर्डर लेंगे, क्या आप लेना चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो डाउट्स खत्म हुए हैं, क्या आप ऑर्डर ले सकते हैं कि नहीं? तो उन डाउट्स को आप लोगों ने खत्म करना है। आप लोग, मुझे भी अक्सर, मैं अब अपनी अपनी बात बताऊं तो मुझे भी इस तरह के डाउट्स अक्सर आते हैं, अभी भी आते हैं कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब करने बैठता हूँ तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हो जाता है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 100% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमने सोचा भी नहीं था कि हम फाइवर पर काम करेंगे और हम वही प्रोजेक्ट्स अब हम इतने आसानी से कर लेते हैं। सो कुरुतुलैन के लिए सर उन्हें फेसबुक पर ऑर्डर मिला है, बैनर का साइज क्या है, प्रिंटिंग? अच्छा, बैनर का साइज प्रिंटिंग के लिए एंड सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए कुरुतुलैन आप, ये वेबसाइट है स्प्राउट सोशल मीडिया साइजेस 2020। ये स्प्राउट सोशल एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपको सारे गाइड मिल जाएगी फेसबुक की साइजेस के। इसका बैनर साइज, अब बैनर किसके लिए चाहिए? फेसबुक पेज के लिए चाहिए, या फॉर एग्जांपल उसको इवेंट इमेज के लिए चाहिए? फेसबुक पेज के लिए जो चाहिए वो है इसका 820x312, और अगर ट्विटर पेज यानी ट्विटर के लिए चाहिए उसको बैनर तो उसका 1500। तो ये आप आर्टिकल देख सकती हैं, स्प्राउट स्पेशल आप वैसे लिखे सोशल मीडिया साइजेस 2020, जो पहला आर्टिकल है वो आपको नजर आ जाएगा। और प्रिंटिंग के लिए आप उससे साइज पूछ सकती हैं कि उसने क्या साइज रखवाना है, प्रिंटिंग के लिए उससे साइज आप पूछ लें कि उसने क्या साइज रखवाना है बैनर का। तो दैट इज ग्रेट, आपको फेसबुक से ऑर्डर मिला है, दैट इज अमेजिंग। अपवर्क से रिलेटेड डिस्कशन करें सर, मेरा खुद इसे अपवर्क पे ही काम करने करने का है। इसके बिहाइंड एक स्टोरी है, मेरे दोस्त की, एक ईयर स्किल्स पे काम किया और फ्री पे काम किया, और लकीली उससे पहला प्रोजेक्ट पीके रुपी में 2,40,000 का था फॉर 1 मंथ, स्टिल ही इज वर्किंग विद दैट क्लाइंट। बिल्कुल ऐसी है, अपवर्क का ये फायदा है कि अपवर्क पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपको मिलता है।
फाइवर पे लॉन्ग टाइम क्लाइंट नहीं मिलता। फाइवर पे होते हैं इस तरह, जिस तरह एक एक दुकान है ना, एक बंदे ने चीज खरीदी, वो चला गया। अपवर्क क्या समझ लीजिए जिस तरह एक होलसेलर नहीं होते जिसके साथ आपके एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे आप बाद में भी माल मंगवा सकते हैं या बाद में भी उसको माल बेच सकते हैं। अपवर्क में लॉन्ग टर्म होता है हमेशा। मुश्किल होता है क्लाइंट पकड़ना, लेकिन एक दफा मिल जाए तो फिर उसको जाने नहीं देना, फिर उसको जाने नहीं देना। और कोई क्यूरी हो अपवर्क से रिलेटेड, जो चीजें मैंने बताई हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, किस किस की अभी तक अपवर्क प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं हुई भाई, अभी तक यह बता दें किस किस की अभी तक अप्रूव नहीं हुई। सबके अप्रूव्ड है? अच्छा, अब जिन जिन की अप्रूव्ड हैं क्या उनकी प्रोफाइल्स कंप्लीट हैं? स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो, ईच एंड एवरीथिंग। हफीजुर रहमान अभी तक इम्प्रूव नहीं, अप्रूव नहीं हुआ? वाह भाई वाह, ये इतना लेट क्या कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से सेशन के बाद आप लोग अप्रूव हो जाएंगे अपर की प्रोफाइल। वो अगर आपका नाम नहीं आया तो ठीक सबमिट हो गए होंगे, नो वरीज। मैं तो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग के लिए मेरी फुल वेल विशेस हैं, दुआएं हैं। और आप लोगों को जितना मैं पिकअप करने की कोशिश करता हूँ, पुशअप करने की कोशिश करता हूँ, वो मैं करूँगा। बिकॉज देखें, जब आप लोग की ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा तब आप रियलाइज करेंगे ओ हो व्हाट हैव वी मिस्ड। तो फिर आप लोग को जब मोटिवेट करने वाला रोज इस तरह सुबह क्लास में उठ के आप लोग को जो उठाता है दोपहर को तो जब रोज नहीं आएगा वो, तो फिर कमी फील होगी आप लोगों को। एक मोटिवेटर चाहिए होता है आपको लाइफ में, लेकिन ये कि उसको बस ये ना करता है कि वो मोटिवेट ही करता रहे आपको और आपकी मोटिवेशन निकल ही नहीं रही कहीं से। आपने भी अपनी मोटिवेशन खुद, अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है, सेल्फ बिलीफ लाना होता है। और देखो, व्हाट इज देयर टू लूज, आपने सोचना है कि इज देयर एनीथिंग टू लूज। आप अपवर्क पे अगर काम करेंगे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप फाइवर पे गिग बना देंगे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं चलेगी, दोबारा बना लेना। कोई कोई मसला नहीं ऐसा। बिहाइंस पे आप लोग ट्राई करें। देखें, मैंने आप लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आप लोग को इतने जॉब अप्लाई करने के तरीके बताए बिहाइंस पे, कल मैंने लिंक्डइन पे बताया। अब देखें, एक अक्लमंद के लिए ना एक इशारा ही काफी होता है। एक अक्लमंद के लिए एक इशारा ही काफी होता है। अगर आप लोग अक्लमंद है ना तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि अब भाई हम कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जो लेने वाले हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, तो लेने वाले बने, करने वाले बने, ये ना डरेंगे भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, चलो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा आज का फिनिश हो चुका है। अपवर्क से रिलेटेड जो है मैं आप लोग से डिटेल्स लेता रहा करूंगा, चीज़ें शेयर करता रहा करूंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड स्ट्रेटजीज शेयर करता रहा करूंगा। एम ये रखना है कि 29 जनवरी से पहले पहले ऑर्डर लेना है, और लेना है, मार्क कर लें डेट अपने पास, लिख लें अपने पास कि हमारी लास्ट क्लास से पहले हमारे पास ऑर्डर हो।
ताकि आप जब इस कोर्स से निकलें तो आप अपनी फैमिली को भी तो बताने वाले बने कि भाई ई-रोज़गार में हमने ये कारनामा अंजाम दिया, ठीक है? हम सिर्फ़ ऑनलाइन ले वो लेट के सिर्फ़ क्लासेस ही नहीं लेते थे, हमने प्रोजेक्ट भी किया, ऑलराइट? सो चलिए ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।